बर्नार्ड अर्नाल्ड की कुल संपत्ति $233 बिलियन, एलन मस्क की कुल संपत्ति $195 बिलियन और जेफ बेजोस की कुल संपत्ति $194 बिलियन है। ये नाम आज के जमाने की अपार धन संपत्ति का पर्याय बन गए हैं। अरबों खरबों की संपत्ति देखकर लगता है कि इससे ज्यादा तो संभव ही नहीं, लेकिन क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि इन दिग्गजों से भी कहीं अधिक संपत्ति कमाने वाला एक शख्स रहा है। एक ऐसा शख्स जिसने बचपन में ही कड़ी मेहनत और संघर्ष की ऐसी कहानी लिख दी कि आज भी हमारी रूह कांप जाती है। यह शख्स इतना मालामाल हुआ कि उसकी दौलत उस जमाने के अमेरिका की पूरी जीडीपी का 3% थी। हम बात कर रहे हैं दुनिया के पहले अरबपति जॉन डी रॉकफेलर। नाम सुनते ही दिमाग चकरा जाता है। सोचो, एक जमाने में इतना पैसा कि आज के हिसाब से $400 बिलियन से भी ज्यादा। ये तो किसी सपने से कम नहीं है। दुनिया का पहला अरबपति बनना तो अलग ही लेवल की बात है, लेकिन इतना कुछ कमाना, और वो भी उस जमाने में, ये तो कमाल ही है। ये तो बस शुरुआत थी। इस शख्स ने अमेरिका के तेल के कारोबार पर ऐसी राजदारी जमाई कि देखते ही देखते पूरा खेल इसके हाथ में आ गया। तेल निकालना, उसको पहुंचाना, सब कुछ इसके कंट्रोल में था। लेकिन कीमत क्या चुकाई इसके लिए? क्या ये सारी ताकत हासिल करने के लिए कुछ गलत भी किया होगा? चलो जानते हैं। रॉकफेलर का जन्म 1839 में न्यूयॉर्क के एक गरीब परिवार में हुआ था। उनके पिता विलियम रॉकफेलर एक धोखेबाज थे। वो डॉक्टर बनकर लोगों को बीमारियों का इलाज करने के नाम पर ठगते थे। यहाँ तक कि कैंसर जैसी जानलेवा बीमारी का भी इलाज करने का दावा करते थे। इतना ही नहीं, एक बार तो उन्होंने भालू जीतकर उसे सर्कस में दिखाकर पैसे कमाए। पैसे कमाने के लिए वो हर तरह के गंदे काम करने से भी नहीं चूकते थे, लेकिन जब घर की जिम्मेदारी आती थी तो वो गायब हो जाते थे। इसके अलावा विलियम ने गुपचुप तरीके से दूसरी महिला से शादी कर ली थी, बिना जॉन और उनकी मां को बताए, और इस कारण वे महीनों तक घर से गायब रहते थे। इस वजह से कई बार ऐसा हुआ जब जॉन और उनके परिवार के पास खाने के लिए भी पर्याप्त पैसा नहीं था। लेकिन तभी एक खबर आती है कि जॉन के पिता मिस्टर विलियम रॉकफेलर को पुलिस ने अरेस्ट कर लिया था, क्योंकि उनके ऊपर एक लड़की को सेक्सुअली असॉल्ट करने के चार्जेस लगाए गए थे। अब भले ही कोर्ट में ये चार्जेस प्रूव नहीं हो पाते, मगर बदनामी बहुत ज्यादा होती है। महज 14 साल की उम्र में जॉन को अपना गांव, घर और पढ़ाई छोड़कर क्लीवलैंड, ओहियो जाना पड़ा। जॉन को समझ आ गया था कि उसे अपनी मां का गुजारा चलाने के लिए कमाना शुरू करना होगा। लेकिन जब इतनी कम उम्र में जॉन नौकरी की तलाश में बाजार गया तो लोगों ने उसका मजाक उड़ाया। 6 हफ्तों तक नौकरी ढूंढने के बाद उसे आखिरकार 26 सितंबर 1855 को नौकरी मिली। जॉन ने यह नियम बनाया था कि वह महीने का 10% हमेशा चैरिटी के लिए दान करेंगे, चाहे वह कितना भी कमा लें। अब काम तो छोटा था, लेकिन जॉन को बहुत कुछ सीखने को मिला, जैसे कि बिजनेस कैसे चलता है, बिजनेस को मजबूत बनाने वाली कौन सी चीजें हैं, प्रतिस्पर्धा से कैसे निपटें। जॉन को अपने आसपास की हर चीज सीखने को मिली। इस कंपनी में अपने समय के दौरान एक ऐसी घटना घटी जिसने उसके अरबपति बनने के भविष्य की नींव रखी। एक दिन जॉन के मालिक को भुगतान का चेक मिला और उसने उसे अपने लॉकर में रख दिया। पास में ही मौजूद जॉन यह देखने के लिए उत्सुक था कि उसके बॉस को कितना पैसा मिला है। लॉकर का कॉम्बिनेशन जानने के बाद उसने चुपके से इसे खोला और हैरान रह गया जब उसने देखा कि चेक $35,000 का था, जो उस समय बहुत बड़ी रकम थी। इस घटना ने जॉन को कम उम्र से ही यकीन दिला दिया कि वह भी अमीर बनने के लिए किस्मत वाला है। अपने बॉस की तरह अपना खुद का बिजनेस शुरू करने और अमीर बनने के दृढ़ संकल्प के साथ जॉन ने अपनी पहली नौकरी में एक मजबूत प्रतिष्ठा बनाई। उसकी प्रतिभा और ईमानदारी ने उसे इतना सम्मान दिलाया कि 18 साल की उम्र में ही लोग उसे मिस्टर रॉकफेलर कहने लगे। जॉन ने कंपनी में कई सालों तक मेहनत की और एक सीनियर अकाउंटेंट बन गया। इस दौरान उसने काफी पैसा बचा लिया। अब वह एक बड़ा व्यापार शुरू करने का सपना देख रहा था। इसी दौरान उसकी मुलाकात मॉरिस क्लार्क से हुई, जो एक केमिस्ट था और उसे व्यापार के बारे में बहुत कुछ पता था। दोनों ने मिलकर $2,000 लगाकर क्लार्क एंड रॉकफेलर नाम की एक कंपनी शुरू की, जिसने आटा, दाल, चावल जैसे खाद्य पदार्थों का होलसेल ट्रेड किया। इस कंपनी में उन्होंने माल खरीदा और बेचा, प्रत्येक लेन देन पर कमीशन कमाया। 1861 में जब अमेरिका में गृह युद्ध शुरू हुआ तो सामानों की कीमतें और कमीशन बढ़ गए और जॉन और उनकी कंपनी ने उस साल अकेले कमीशन से 45 मिलियन कमाए। उस समय देश का नियम था कि हर नागरिक को युद्ध में लड़ना पड़ता था। हालांकि रॉकफेलर को डर था कि अगर वह युद्ध में गया और मारा गया तो उसका अमीर बनने का सपना चकनाचूर हो जाएगा। इसलिए उसने सरकार को बहुत सारा पैसा दिया और उनसे कहा कि वे उसकी जगह किसी और को युद्ध के लिए भेजें। इस दौरान जॉन की मुलाकात सैमुअल एंड्रयूज से हुई और उसने सैमुअल की तेल रिफाइनरी में $4,000 का निवेश किया।
यहाँ जॉन और सैमुअल ने एक ऐसा रहस्य खोजा जिसने उन्हें रातों रात अमीर बना दिया। उस समय बिजली का आविष्कार नहीं हुआ था, इसलिए लोग दियों को जलाने के लिए तेल का इस्तेमाल करते थे, जिसे व्हेल की चर्बी से निकाला जाता था। व्हेल का पता लगाना मुश्किल हो रहा था, जिससे लोगों के मुनाफे में कमी आ रही थी। फिर जॉन और सैमुअल को पता चला कि अमेरिका में हाल ही में तेल के कुएं खोजे गए हैं और इस तेल का उपयोग व्हेल की चर्बी के बजाय दियों को जलाने के लिए भी किया जा सकता है। जॉन और एंड्रयूज ने एक महत्वपूर्ण खोज की। उन्होंने पाया कि कच्चे तेल में सल्फ्यूरिक एसिड मिलाने से केरोसिन तेल बनता है, जो कच्चे तेल से ज्यादा चमकदार होता है और लंबे समय तक जलता है। इस नए केरोसिन तेल की बाजार में इतनी मांग हो गई कि कुछ ही दिनों में इसकी बिक्री से जॉन को लाखों का मुनाफा हुआ। अब उनका पूरा ध्यान तेल के कारोबार पर केंद्रित था, लेकिन इस क्षेत्र में कई लोग एक दूसरे से मुकाबला कर रहे थे। जॉन समझ गए थे कि बड़े बनने के लिए प्रतिस्पर्धा को खत्म करना जरूरी है। इसके लिए उन्होंने एक क्रूर बिजनेस पार्टनर ढूंढा जो जीतने के लिए कुछ भी कर सकता था। इस पार्टनर का नाम हेनरी फ्लैगलर था, जिसने जॉन को दुश्मनों को तबाह करने के तरीके सिखाए। हेनरी के साथ मिलकर जॉन ने कई कारोबार बर्बाद किए, लोगों को दिवालिया कर दिया और कुछ ने तो उनके कारोबार के नष्ट होने के कारण अपनी जान तक दे दी। जॉन, सैमुअल एंड्रयूज और हेनरी ने 10 जनवरी 1870 को एक नई कंपनी की स्थापना की, जिसका नाम स्टैंडर्ड ऑयल था। 1870 के बाद से अमेरिका में हर दूसरे दिन तेल के कुएं खोजे जा रहे थे। उस समय अमेरिका में 3 प्रमुख रेलवे कंपनियां थीं: पेंसिल्वेनिया रेलवेज, एरी रेलवेज और न्यूयॉर्क सेंट्रल रेलवेज। सभी तेल कंपनियां अपने तेल को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए इन 3 रेलवे कंपनियों की ट्रेनों का इस्तेमाल करती थीं। लेकिन इनमें से सबसे बड़ी पेंसिल्वेनिया रेलवेज ने अपनी क्लीवलैंड लाइन बंद करने का फैसला किया, जहां जॉन की रिफाइनरी स्थित थी, क्योंकि उन्हें वहां कम मुनाफा हो रहा था। उन्होंने यह भी अफवाहें फैलाई कि क्लीवलैंड का तेल उद्योग ढहने वाला है। इससे क्लीवलैंड की अन्य तेल कंपनियां घबरा गईं और अपना कारोबार कहीं और ले जाने लगीं। लेकिन जॉन ने दूसरों की तरह घबराहट नहीं दिखाई। उन्होंने अपनी तेल रिफाइनरी को क्लीवलैंड से बाहर नहीं निकाला। इसके बजाय उन्होंने अपने तेल को दूसरे शहरों में पहुंचाने के लिए अन्य 2 रेलवे कंपनियों एरी और न्यूयॉर्क सेंट्रल से संपर्क किया। इन दोनों रेलवे कंपनियों ने क्लीवलैंड में रेलवे लाइन बिछाने में बहुत पैसा लगाया था, लेकिन चूंकि अन्य तेल कंपनियां बाहर जा रही थीं, इसलिए उन्हें नुकसान हो रहा था। जॉन यह जानते थे और उन्हें पता था कि दोनों रेलवे कंपनियों को तत्काल व्यापार की जरूरत है। उन्होंने उनकी इस मजबूरी का फायदा उठाया। सबसे पहले वह एरी रेलवे गए और एक गुप्त समझौते पर हस्ताक्षर किए, जिससे स्टैंडर्ड ऑयल के तेल के परिवहन शुल्क में काफी कमी हुई। फिर उन्होंने न्यूयॉर्क सेंट्रल रेलवे से संपर्क किया और उनके साथ भी 35% की छूट पर समान परिवहन सौदा किया। बदले में जॉन ने दोनों कंपनियों से वादा किया कि वह अपने तेल के परिवहन के लिए केवल उनकी ट्रेनों का उपयोग करेंगे, ताकि उन्हें नियमित व्यवसाय मिल सके। जॉन ने एक और काम किया, जिसका इस्तेमाल उन्होंने अन्य कंपनियों को बर्बाद करने के लिए किया। जॉन पहले से ही सस्ते में अपना तेल पहुंचा रहे थे और अन्य कंपनियों को इस गुप्त समझौते के बारे में पता नहीं था, जिसका जॉन ने अपने फायदे के लिए इस्तेमाल किया। जॉन ने जानबूझकर अपने तेल की कीमत कम करना शुरू कर दिया, ताकि उनके प्रतिस्पर्धी भी अपनी कीमतें कम करने के लिए मजबूर हो जाएं। अन्य कंपनियां पहले से ही अपने तेल के परिवहन के लिए रेलवे लाइनों को जॉन से ज्यादा कमीशन दे रही थीं, जिससे कई तेल कंपनियां या तो कर्ज में डूब गईं या पूरी तरह से दिवालिया हो गईं। लेकिन जॉन सिर्फ तेल उद्योग पर हावी नहीं होना चाहते थे, वह पूरे उद्योग को नियंत्रित करना चाहते थे। इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए जॉन ने एक और रणनीति बनाई। चूंकि पहले से ही 2 रेलवे कंपनियां उनके साथ थीं, इसलिए उन्होंने तीसरी रेलवे कंपनी यानी पेंसिल्वेनिया रेलरोड से संपर्क किया और तीनों के साथ मिलकर एक गुप्त गठबंधन बनाया, जिसे दक्षिण सुधार कंपनी SIC कहा जाता था। इस गठबंधन का पहला समझौता यह था कि स्टैंडर्ड ऑयल अपने तेल के परिवहन के लिए केवल इन 3 रेलवे कंपनियों का उपयोग करेगा। बदले में उन्हें परिवहन शुल्क में 50% की छूट मिलेगी। कुछ समय बाद इस गठबंधन का पर्दाफाश हो गया, जिसके कारण इसे बंद करना पड़ा और लोग इतने गुस्से में थे कि उन्होंने विरोध किया और यहाँ तक कि इन कंपनियों की रेलवे लाइनों को उखाड़ फेंका। ये पहली बार था जब जॉन के काले कारनामों का पर्दाफाश हुआ था और कई लोगों ने उसे एक खलनायक के रूप में देखना शुरू कर दिया था, जिससे जॉन को इस गुप्त गठबंधन को खत्म करने के लिए मजबूर होना पड़ा। हालांकि इस संकट में भी जॉन को एक अवसर मिला। उन्होंने फैसला किया कि अब वह पूरी तरह से खुले तौर पर पूरे तेल उद्योग को अपने नियंत्रण में लेंगे। इस घटना के कारण 4 प्रतिस्पर्धियों को छोड़कर अन्य सभी कंपनियां बंद हो गईं, जिसे आज भी क्लीवलैंड नरसंहार के नाम से जाना जाता है। जॉन इन 4 कंपनियों को भी बर्बाद करना चाहते थे, इसीलिए उन्होंने उनसे कहा कि या तो वे स्टैंडर्ड ऑयल में शामिल हो जाएं या वह तेल की कीमत और भी कम कर देंगे।
इनमें से अधिकांश कंपनियां पहले से ही नुकसान में चल रही थीं और एसआईसी घटना के बाद डर गई थीं। इस डर का फायदा उठाते हुए जॉन ने कुछ कंपनियों का स्टैंडर्ड ऑयल में विलय कर दिया। उन कंपनियों के लिए जो अभी भी पहली शर्त मानने के लिए तैयार नहीं थीं, जॉन ने स्टैंडर्ड ऑयल की दरें और कम कर दी ताकि ये कंपनियां बाजार में जीवित न रह सके। उन्होंने यहां तक कि जबरन तेल बनाने की सभी मशीनों और पैकेजिंग सामग्री को खरीद लिया ताकि उनके प्रतिस्पर्धी तेल का उत्पादन तो दूर पैक भी न कर सके। अब जॉन के प्रतिस्पर्धियों के पास कोई विकल्प नहीं बचा था। नतीजतन अमेरिका के 90% तेल पर नियंत्रण कर रहे थे और उन्होंने उद्योग पर एकाधिकार कर लिया था, जिससे उन्हें मनमाने ढंग से तेल की कीमतें बढ़ाने की शक्ति मिल गई थी। लोग स्टैंडर्ड ऑयल को ऑक्टोपस कहने लगे क्योंकि ऑक्टोपस की तरह स्टैंडर्ड ऑयल अन्य कंपनियों को निगल रहा था। 1879 तक लैंप और प्रकाश व्यवस्था के लिए तेल की उच्च मांग के साथ जॉन ने तेल से परे अन्य उद्योगों में विस्तार करने की योजना बनाई। उन्होंने इस विस्तार के लिए स्टील उद्योग को चुना। स्टील के उत्पादन के लिए लोहे की आवश्यकता होती थी, इसलिए जॉन ने अमेरिका की सबसे बड़ी लोहे की खान मसाबी माउंटेन माइन खरीदी। जैसे ही जॉन ने लोहा हासिल किया, उन्होंने लोहे के उद्योग पर भी उसी रणनीति का इस्तेमाल किया जो उन्होंने तेल उद्योग में इस्तेमाल की थी। उन्होंने रेलवे, लोहा और स्टील उद्योगों पर अपना दबदबा बना लिया था। वह दुनिया के पहले अरबपति बन गए थे और दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति थे, लेकिन उनकी बढ़ती प्रसिद्धि कई व्यक्तियों और व्यवसायों की कीमत पर आई, जिससे उनके कई दुश्मन बन गए। उनके उल्लेखनीय विरोधियों में से एक ईदा टारबेल थी, एक रिपोर्टर जिन्होंने अपने अखबार में जॉन को बेनकाब करने वाली 19 लेखों की एक श्रृंखला प्रकाशित की थी। नतीजतन जॉन को पूरे अमेरिका में एक खलनायक के रूप में चित्रित किया गया जो पूरे उद्योग पर हावी था। उस समय थियोडोर रूजवेल्ट, जो संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति बनने की इच्छा रखते थे, को भी इन सौदों के बारे में पता था। उन्होंने इसे एक चुनाव मुद्दे के रूप में इस्तेमाल किया, यह वादा करते हुए कि अगर वे चुने गए तो स्टैंडर्ड ऑयल को तोड़ देंगे। राष्ट्रपति के रूप में रूजवेल्ट ने अपने वादों को पूरा किया, रॉकफेलर और स्टैंडर्ड ऑयल के खिलाफ कई आरोप लगाए। अंततः 1911 में सुप्रीम कोर्ट ने रॉकफेलर के खिलाफ फैसला सुनाया, जिसके परिणाम स्वरूप स्टैंडर्ड ऑयल 34 अलग अलग कंपनियों में टूट गया। अपने विवादास्पद तरीकों के बावजूद रॉकफेलर की एक दोहरी विरासत थी। एक तरफ उन्हें प्रतिस्पर्धियों को बर्बाद करने और व्यापक संकट में योगदान देने के लिए जाना जाता था, दूसरी ओर अपनी पहली नौकरी से लेकर आखिरी तक उन्होंने 97 वर्षों में $540 मिलियन दान किए। उन्होंने अपने पूरे करियर के दौरान लगातार अपने वेतन का 10% दान किया। रॉकफेलर को खलनायक या नायक के रूप में देखना आपके ऊपर है।